जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं का वित्तीय बाजार चैप्टर नंबर 10 को पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहीं से इनकम प्राप्त करता है, आय प्राप्त करता है, तब वो पूरी आय को खर्च नहीं करता, बल्कि खर्च करने के बाद कुछ सेविंग के रूप में, बचत के रूप में वो बैंक में जमा करता है। बैंक में जमा धन किस प्रकार से यूज़ किया जाता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बैंक में जमा धन एक पूंजी का निर्माण करता है, जिससे बैंक उन आवश्यकता वाले लोगों को जिनको पूंजी की आवश्यकता होती है, उनको लोन के रूप में इसी धन का प्रयोग करने के लिए उनको देता है। मान लीजिए यदि आप बैंक में डिपॉजिट अमाउंट अपना करते हैं बचत के फॉर्म में, तो आपको 6% इंटरेस्ट बैंक देता है। और जब वो बैंक इन्वेस्टर या बिजनेसमैन या किसी अदर व्यापारी और किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन देता है, तो उसके बदले में वो उनसे 10 से 12% ब्याज या इंटरेस्ट चार्ज करता है। आपको दे रहे हैं वो 6% दे रहे हैं बैंक, जबकि बैंक लोन देने पर उनसे 12% का ब्याज ले रहे हैं। ये 6% ही बैंक की क्या होती है? आय होती है, इनकम होती है। आपसे कम प्रतिशत पर जमा कराते हैं, बल्कि जब वो लोन देते हैं तो अधिक प्रतिशत ब्याज पर वो उनसे लेते हैं। तो जैसा हमने देखा, सेवर्स और बोरोवर्स। सेवर्स कौन हुए? पब्लिक, इनको बोलते हैं सरप्लस यूनिट, क्योंकि आय से अधिक जो इनकी इनकम होगी उसमें पूरा 100% खर्च नहीं कर बल्कि कुछ बचतों के फॉर्म में बैंक में वो डिपॉजिट करते हैं, वो अमाउंट कहलाता है सरप्लस। तो इस सरप्लस यूनिट्स को हम बोलेंगे पब्लिक डिपॉजिटर्स, जो कि बैंक में डिपॉजिट करते हैं अमाउंट एक सेविंग के फॉर्म में। ये रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, ये अपने पैसे को बैंक में जमा करेंगे, इसलिए कि हर साल इस पर ब्याज के रूप में इनको कुछ ना कुछ इनकम होती रहे। जबकि बोरोअर्स होते हैं, बोरोअर्स वे लोग, वे कंपनीज, वे बिजनेसमैन, वे फर्म्स जो कि बैंक से लोन लेती हैं। लोन लेने के लिए वो अप्लाई करेंगे बैंक में। ये होती है हमेशा डेफिसिट यूनिट, इनके पास फाइनेंस की कमी रहती है और ये अपने प्रोजेक्ट के बेसिस पर बैंक से लोन लेते हैं। बैंक इन्हीं जमा धन को पूंजी के रूप में बोरोअर्स को सप्लाई करते हैं, मनी को। अब डेफिसिट यूनिट में क्योंकि ये रिस्क टेकर होते हैं और ये रिस्क टेकर नहीं होते हैं, ये सिर्फ अपने मनी को सेविंग फॉर्म में रखते हैं, बचत फॉर्म में, बैंक में, जबकि ये रिस्क लेते हैं और बैंक से लोन लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और रोजगार दूसरे लोगों को देते हैं। तो वित्तीय बाजार यानी फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट जिसमें प्रतिभूतियों का लेन देन होता है। प्रतिभूतियाँ जिसके अंदर हम शेयर और डिबेंचर्स को शामिल कर सकते हैं। तो वित्त बाजार एक ऐसी व्यवस्था है जो वित्तीय संपत्तियों जैसे शेयर्स एंड डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, चेक्स, बिल्स आदि के लेन देनों को आसान बनाती है। वित्त बाजार को दलाल, बैंक, मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड्स, सेंट्रल बैंक आदि चलाते हैं, जिनके डायरेक्शन से ये काम होता है। ये बाज़ार आपको मूर्त रूप से कहीं नहीं पाए जाएंगे, बल्कि ये बाज़ार ऑनलाइन व्यवस्थित हैं पूरे, और इनकी कोई जगह स्थित नहीं रहती है, कोई फिक्स नहीं, किसी जगह पर आपको नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको ऑनलाइन मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। सभी के पास अपने धन को रखने के लिए दो उपाय रहते हैं, या तो वो बैंक में सेविंग के फॉर्म में रखें या अपने एक्स्ट्रा मनी को, एक्स्ट्रा पैसे को इन्वेस्ट कर दें। यदि मैं अपनी किसी इनकम को एक्सपेंस करने के बाद मेरे पास कुछ पैसा बचता है, तो मेरे पास दो उपाय होते हैं। या तो मैं उस पैसे को बैंक में जमा करूं और कुछ परसेंट, 6, 7, 5% जो बैंक का इंटरेस्ट है उससे मेरे को ब्याज मिले और मुझे थोड़ी बहुत इनकम से संतुष्टि हो जाए। दूसरा उपाय मेरे पास ये है कि मैं किसी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स परचेज करूं कैपिटल फाइनेंशियल मार्केट से, और उसके बदले में मुझे कंपनी
डिविडेंड, लाभांश या फिर डिबेंचर पर इंटरेस्ट मुझे मिले। चूँकि आप जानते हैं कि जितना अधिक रिस्क होता है उतना ही अधिक इनकम होती है। तो शेयर में रिस्क हो सकता है लेकिन उसमें इनकम आपके बैंक में जमा धन के ब्याज से कई गुना अधिक होती है। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं अपना पैसा बैंक में, जो मेरा एक्स्ट्रा पैसा था बचत, उसको मैं बैंक में जमा करूं, या फिर उस पैसे को मैं कहीं इन्वेस्ट करूं। इन्वेस्ट करने पे मुझको रिस्क भी है लेकिन उसमें इनकम ज़्यादा है, तो कई लोग दूसरा उपाय अच्छा समझते हैं, जबकि मध्यम वर्ग पहले उपाय को अधिक ध्यान देता है कि वो पहले, यानी सिंपल, कोई रिस्क नहीं है उसमें, बैंक में जमा करो, हर साल 1 लाख पे 6,000 रुपये आपको मिलते जाएंगे, 6%, 5%। अब जैसे आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि 6% बैंक आपको ब्याज देता है और आपने बैंक में जमा किए और महंगाई दर 7% है, 7%, तो आपका पैसा बैंक में रखने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आपका पैसा 1 साल के बाद उतना ही होगा बल्कि उससे ज़्यादा आपका खर्च हो जाएगा। यानी आपका पैसा बैंक में अगर 1 लाख रुपये आपने जमा किया, 1 साल के बाद वो 6,000 ब्याज के साथ 1,06,000 हो जाएगा, जबकि आपकी महंगाई दर 7% है, तो आपको पहले वाले जहाँ 1 लाख खर्च हो रहे थे अब आपके 1,07,000 रुपये खर्च होगा। यानी बैंक में रखना कोई औचित्य नहीं है। इसलिए अधिकतर लोग दूसरे उपाय यानी पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने के पक्ष में रहते हैं। अब वित्तीय बाजार जो है, फाइनेंशियल मार्केट, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व कई कारणों से है, जैसे आर्थिक विकास में सहायक। जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा देश प्रगतिशील है, विकासशील देशों की श्रेणी में आता है, जिसमें पूंजी निर्माण की दर काफ़ी धीमी होती है। तो पूंजी निर्माण के लिए पूंजी का व्यवस्थित रूप से पूंजी को इकट्ठा करने का काम वित्तीय बाजार ही करते हैं, जो कि आर्थिक व्यवस्था को संभालने में, आर्थिक विकास में सहायक होते हैं और पूंजी का निर्माण करते हैं, जिससे उत्पादन बढ़ता है और इससे जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा मांग बढ़ेगी और कई जो बोरोअर्स हैं, कई कंपनीज़ हैं, बिजनेसमैन हैं, नए नए बिजनेस और नए नए व्यापार उत्पन्न होते हैं, जिससे रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। दूसरा महत्व इसका वित्त उत्पादन का आधार होता है, यानी धन। बिना धन के किसी भी व्यापार में उत्पादन संभव नहीं है। उत्पादन के लिए कच्चे माल की आपको आवश्यकता पड़ेगी और ऐसा नहीं है कि अगर व्यापार पहली बार शुरू किया जा रहा हो तभी वित्त की आवश्यकता पड़े, धन की आवश्यकता पड़े। किसी भी व्यापार को, चाहे वो नया व्यापार हो चाहे पुराना व्यापार हो, कुछ समय के बाद उसको उत्पादन करने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसका वो उपयोग करने के लिए बैंक से सहायता लेते हैं। पूंजी निर्माण इसी के कारण संभव होता है, वित्तीय बाजार के कारण ही पूंजी निर्माण संभव हुआ है, क्योंकि पूंजी निर्माण में लोगों के बचतों को इकट्ठा करके पूंजी का निर्माण किया जाता है, जिस कारण पूंजी निर्माण हमारे आर्थिक विकास में काफ़ी सहायक हो पाती है। इससे पूंजी वित्तीय बाजार में बचत की आदत में वृद्धि होती है। लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपनी बचतों को अपनी आय के रूप में बैंक में जमा करें या फिर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें, जिससे उनकी आय बढ़े। इससे रोजगार सुविधाओं का भी विस्तार होता है, क्योंकि पूंजी निर्माण कहीं ना कहीं व्यापार वृद्धि में सहायक होता है। व्यापार जैसे जैसे बढ़ेगा उसी तरह से रोजगार का विस्तार हो जाता है और कई लोगों को रोजगार मिलता है। वित्तीय बाजार के द्वारा एक महत्व और है, जो कि आर्थिक कल्याण में वृद्धि। जैसे जैसे पूंजी निर्माण होता है उसी प्रकार व्यापार में वृद्धि होगी, व्यापार बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो लोगों का जीवन स्तर भी उठता है, जिससे आर्थिक कल्याण सरकार भी कर पाती है। अब हम वित्तीय बाजार के कार्यों को पर देखते हैं। तो वित्तीय बाजार के कार्य के अंतर्गत सबसे पहले आता है बचत की गतिशीलता देना। जो बचत के रूप में बैंकों के पास धन सभी लोग जमा कराते हैं, उससे बचत के रूप में वो बैंक में ही जमा नहीं रहता है, बल्कि उस बैंक से वह
यदि किसी दूसरे बैंक को आवश्यकता हो, यदि किसी व्यापारी को किसी कंपनी की आवश्यकता, तो वो धन उनके लिए प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा कार्य है वित्तीय बाजार का मूल्य खोज। जिस तरह से वित्तीय बाजार में मांग और पूर्ति के द्वारा किसी भी विनियोग के प्राइस या मूल्य तय किए जाते हैं, यह एक मूल्य खोज का भी काम करता है। संपत्तियों का तरल रूप देना, संपत्तियों को लिक्विडिटी बनाना। अगर किसी फर्म को किसी भी संपत्ति, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, मोटर, लॉरी इसकी आवश्यकता है, तो वो इन संपत्तियों का खरीद कर उसको तरल रूप देते हैं। तो इसका कार्य एक संपत्तियों का तरल रूप ही देना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। लेन देन में मितव्ययी होना, ये वित्तीय बाजार लेन देन में कम से कम खर्च में आसानी से उपलब्ध रहते हैं, क्योंकि आजकल सभी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी हैं। वित्तीय मार्केट आपका पूरा ऑनलाइन अवेलेबल रहता है, जिसके कारण इससे खर्चों में काफ़ी कमी आई है। अब हम देखते हैं वित्त बाजार का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इसमें दो तरह के मार्केट आएंगे आपके, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट भी आपका दो प्रकार का रहेगा, एक आपका प्राइमरी मार्केट और एक आपका सेकेंडरी मार्केट। तो मनी मार्केट में हम देखते हैं इसमें अल्पकालीन विधियाँ यानी अल्पकालीन निधियाँ जैसे जो कि 1 वर्ष से कम अवधि की होंगी, उनका लेन देन होता है। इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक, सहकारी बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट, विदेशी विनिमय बैंक सम्मिलित होते हैं, यही इसके अंतर्गत व्यापार करते हैं मुद्रा बाजार में। जबकि कैपिटल मार्केट, इसमें कई वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो कि अनेक प्रकार के निजी बढ़तों को एकत्रित करके दीर्घकालीन निधियां या फंड्स को जुटाती हैं। इसके अंतर्गत LIC, बीमा निगम, राज्य वित्तीय संस्थाएं, वाणिज्य बैंक और मर्चेंट बैंकर्स और जोखिमपूर्ण कंपनियों को शामिल किया जा सकता है। कैपिटल मार्केट के अंतर्गत फिर दो तरह के आपके मार्केट रहते हैं, एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। जैसे कि आपने देखा होगा एक कार बाज़ार जो होता है, एक नया कार बाज़ार जो कि कंपनी डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करती है, तो वो प्राइमरी के अंदर आ जाएगा। और सेकेंड हैंड मार्केट वो मार्केट होगा जहाँ पुराने यूज़र जो होते हैं कंज्यूमर, वो दूसरे कंज्यूमर को कारों को बेचते हैं, तो वो आपका सेकेंड हैंड मार्केट होता है। ठीक है, यहाँ कंपनियों का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। उसी तरह से प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, कैपिटल मार्केट यानी पूंजी बाजार के अंतर्गत यदि कोई कंपनी अपने शेयर या डिबेंचर फर्स्ट टाइम इशू करती है, वो आपका प्राइमरी मार्केट के अंतर्गत सील किए जाते हैं। सेकेंडरी मार्केट, इसके अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज आ जाएगा। इसमें कई सारे शेयर होल्डर्स अपने पुराने शेयर्स को या डिबेंचर्स को दूसरे लोगों को बेचते हैं, तो इन लेन देनों को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मार्केट। यानी पहले प्रयोग किए गए शेयर्स या डिबेंचर्स या 1-2 साल पुराने शेयर डिबेंचर्स दूसरे शेयर होल्डर्स को बेचे जाएंगे, तो आपको सेकेंडरी मार्केट के अंतर्गत वो आएंगे। अब हम इसमें मुद्रा बाजार को देखते हैं। तो मुद्रा बाजार व्यापार का वह केंद्र बिंदु होता है जहां अल्पकालीन पूंजी की मांग और पूर्ति का समायोजन होता है। उसके बाद एक मूल्य स्थिर होने के बाद वहां पर लेन देन पूरा हो पाता है। मौद्रिक बाजार के क्रय विक्रय का वह केंद्र होता है जहां उधार लेने और देने वाली संस्थाएं परस्पर लेन देन करती हैं। इसमें रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस बाजार में तरलता अधिक होती है। इसमें मध्यस्थों की आवश्यकता ना के बराबर होती है, यानी इसमें मध्यस्थ नहीं होते हैं। इसमें अल्पकालीन प्रतिभूतियों का खरीदना और बेचना होता है, क्रय विक्रय किया जाता है। और इसमें व्यापार अधिकतर ऑनलाइन होता है। आपको ये मार्केट जो फिजिकल मार्केट इसमें नहीं रहते हैं, बल्कि ये ऑनलाइन ट्रेडिंग होता है। मुद्रा बाजार के अंतर्गत वचन पत्र, इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस, जमा प्रमाण पत्र या व्यावसायिक पत्रों को शामिल किया जाता है। मुद्रा बाजार के कार्यों को अब हम देखते हैं। तो मुद्रा बाजार में व्यवसाय या उद्योग के लिए वित्त की पूर्ति करना, जैसे किसी व्यापार को धन की आवश्यकता होती है तो वे मुद्रा बाजार को कांटेक्ट करके वहाँ से धन और अपनी पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं आसानी से। दूसरा मुद्रा बाजार का जो कार्य है वो है पूंजी का वितरण करना। वितरण से आशय है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कि पूंजी निर्माण की संभावनाएं कम हैं, उन क्षेत्रों में ये पूंजी का निर्माण कराकर
वहाँ पर उद्योगों को विकसित करना इनका मुख्य काम है। सरकार की वित्तीय आवश्यकता पूरी करना, जब कभी किसी सरकार को पूंजी की आवश्यकता होती है तो ये भी पूंजी का उनको व्यवस्थित रूप से अवेलेबल कराते हैं। नकदी का उपयोग कम से कम करना, जैसे कि हमारी सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेके आए जिससे नकदी का यूज़ कम से कम हो। जैसे आप देखते हैं फ़ोन पे है, पेटीएम है और भी कई सारे गूगल पे हैं। इन सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप डिजिटल पेमेंट करते हैं और रिसीव करते हैं, तो जिससे ट्रांजैक्शन नकद ना होकर बिल प्रतिभूतियों के माध्यम से क्रय विक्रय आसानी से किया जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं पूंजी बाजार। तो पूंजी बाजार वो बाजार होता है जिसमें दीर्घकालीन ऋणों का लेन देन किया जाता है। दीर्घकालीन से मतलब है जो कि 1 वर्ष से अधिक समय के लिए या हो सकता है अधिक से अधिक 15 से 20 वर्षों तक का भी लेन देन इसके अंतर्गत होता है। ये पूंजी बाजार के अंतर्गत आएगा। ये कंपनी के शेयर या डिबेंचर्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, इनके लेन देन करता है। ये बाज़ार स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से काम करता है और ये बाज़ार शेयर, स्टॉक, डिबेंचर को क्रय विक्रय की सुविधा भी देता है। पूंजी बाज़ार की विशेषता, तो पूंजी बाज़ार में पहली विशेषता है कि इसमें दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, जो कि 1 वर्ष से लंबी अवधि की क्रय विक्रय होते हैं प्रतिभूतियों का। दूसरा है 2 अंग होते हैं इसमें, एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट, जिसमें प्राइमरी में कंपनी डायरेक्ट अप्रोच करती है, शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करती है, जबकि सेकेंडरी में एक शेयर होल्डर अपने शेयर्स को बेचने के लिए दूसरे कस्टमर को तलाशता है। ये स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत होता है। पूंजी बाजार की एक विशेषता है कि ये पूंजी निर्माण में सरकार की बहुत मदद करता है, जिससे कि हमारे देश की विकास के लिए सरकार इस पर निर्भर भी रहती है। प्रतिभूतियों में तरलता लेके आना, सरकारी प्रतिभूतियों को तरलता बनाए रखने के लिए भी पूंजी बाजार की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, बहुत अहम रोल होता है इसका। पूंजी बाजार के अंतर्गत शेयर्स, डिबेंचर्स, स्टॉक, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, मॉर्टगेज आदि, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आदि का लेन देन किया जाता है। पूंजी बाजार के कार्य के अंतर्गत हम देखेंगे, इसमें मध्यस्थों से मुक्ति मिलती है, ब्याज या लाभांश के रूप में आय देते हैं शेयर होल्डर्स को या डिबेंचर होल्डर्स को। डिबेंचर होल्डर्स को आय के रूप में ब्याज मिलता है, उसी प्रकार से शेयर होल्डर्स को आय के रूप में लाभांश मिलता है। मूल्य में स्थिरता लेके आना, क्योंकि अगर पूंजी का निर्माण नहीं होगा तो कच्चा माल खरीदने में मुश्किल होगी, जिससे कि मांग बढ़ेगी और सप्लाई नहीं हो पाएगी तो मूल्यों में बढ़ोतरी होगी। इससे आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। पूंजी निर्माण करके ये सरकार की पूंजी निर्माण की आवश्यकताओं को पूरी करता है और कंपनी की वित्त की आवश्यकता को पूर्ति करना। किसी भी कंपनी को अगर अपने शेयर या डिबेंचर्स इशू करना है, अपनी पूंजी आवश्यकताओं को पूरी करना है, तो वो पूंजी बाज़ार की तरफ रुख करते हैं और पूंजी बाज़ार इनके शेयर या डिबेंचर्स को बेच के उनके लिए पूंजी को उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि उनकी पूंजी की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तो पूंजी बाज़ार के अंतर्गत 2 बाज़ार और आते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि प्राइमरी मार्केट में कंपनी डायरेक्ट पब्लिक को अपने शेयर या डिबेंचर्स को इशू करती है, जबकि सेकेंडरी मार्केट में एक शेयर होल्डर पब्लिक को, यानी एक शेयर होल्डर से दूसरे शेयर होल्डर को वो ट्रांसफ़र करते हैं अपने शेयर या डिबेंचर्स को। तो प्राइमरी मार्केट में शेयर्स या डिबेंचर्स कंपनी न्यूली होते हैं, माने नए शेयर या डिबेंचर्स को इशू करती है, जबकि सेकेंडरी मार्केट में शेयर होल्डर्स अपने सेकेंड हैंड यानी यूज्ड शेयर या डिबेंचर्स को दूसरे लोगों को बेचते हैं। अब हम आते हैं स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत जहां शेयर, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स का क्रय या विक्रय होता है, ऐसे स्थान को हम स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। इसका विपणी भी हम कह सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज की विशेषता है कि ये एक संगठित बाजार होता है जो कि एक स्थान विशिष्ट स्थित होता है। इसके अंतर्गत डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज़, शेयर्स, बॉन्ड्स को खरीदा या बेचा जाता है। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जाकर कंपनियों की प्रोफाइल देखकर वहाँ से शेयर्स या डिबेंचर्स को खरीद भी सकते हैं और अपने, अगर आपके पास कोई शेयर्स हैं किसी कंपनी के, आपको ऐसा लगता है कि इसको बेचने में मुझे ठीक रहेगा
मैं किससे इससे अच्छा किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो आप अपने शेयर या डिबेंचर्स को बेच भी सकते हैं। इसमें क्रय और विक्रय भी जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं, उन्हीं के आधार पर किया जाता है। इलीगल कोई भी प्रोसेसिंग यहाँ पे नहीं होती है। इसमें जो क्रय या विक्रय किया जाता है, जो दलाल होते हैं वो भी अधिकृत व्यक्ति होते हैं, केवल उन्हीं के द्वारा ये किया जाता है। अब स्टॉक एक्सचेंज के कुछ कार्य, जैसे नियमित बाज़ार की स्थापना करना, इनका एक कार्य है। इसको उद्देश्य भी हम कह सकते हैं कि इनका उद्देश्य ये क्या रहता है कि एक नियमित बाज़ार बना रहे जिसमें क्रेता और विक्रेताओं की संख्या हमेशा ज़्यादा रहे और प्रतियोगी व्यापार के जैसे ये यहाँ पर व्यवहार हों। पूंजी की तरलता स्टॉक एक्सचेंज का एक बहुत बड़ा उद्देश्य, एक बहुत बड़ा कार्य हम इसको कह सकते हैं कि ये पूंजी की तरलता को बनाए रखने में बहुत सहायक होते हैं। जहाँ क्रय विक्रय जितना अधिक होता है उतनी ही पूंजी तरल होती है, यानी कि लिक्विडेट होती है, और एक जगह से दूसरे स्थान जाना ही पूंजी के लिए और देश के विकास के लिए लाभदायक होता है। ये पूंजी को तरलता बनाए रखते हैं ये बाज़ार। स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत पूंजी की तरलता बनाई जाती है, जिससे कि क्रय विक्रय होने पर पूंजी एक स्थान से दूसरे स्थान, एक व्यक्ति से दूसरे स्थान, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र होती है। ये सरकारी ऋण प्राप्ति में भी सहायक होते हैं। नई पूंजी के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है और विनियोक्ताओं को प्रतिभूतियों का ज्ञान भी दिया जाता है। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जाते हैं और आपको यदि किसी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स परचेज़ करना है, ख़रीदना है, तो आप उनसे उन शेयर या डिबेंचर्स का पूरा ज्ञान ले सकते हैं। उसके बाद उन कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स को आप ख़रीद सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से कंपनियों और विनियोक्ताओं दोनों को लाभ होता है। कंपनियों को ये लाभ है कि इनको किसी कस्टमर को या शेयर होल्डर्स को ढूंढना नहीं पड़ता है। ये डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में आकर अपने शेयर्स या डिबेंचर्स को इशू करके पूंजी को ग्रहण कर सकते हैं, पूंजी का निर्माण कर सकते हैं। जबकि विनियोक्ताओं को ये लाभ होता है स्टॉक एक्सचेंज से कि यहाँ पर आकर ये सभी और कई तरह की कंपनियों के प्रोफाइल देखकर उनके पिछले गत वर्षों के प्रोफाइल के आधार पर नए निर्णय ले सकते हैं कि हमको किस कंपनी में शेयर्स या डिबेंचर्स खरीद कर उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और इनको सिक्योरिटी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। तो बच्चों, आज हमने वित्तीय बाज़ार के अंतर्गत मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों को पढ़ा और स्टॉक एक्सचेंज को पढ़ा। आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।